which talks about section 53A of CRPC. 53A talks about basically the medical examination of person accused for the offense of rape, particularly for the offense of rape जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना होता है पर्सन का, उसके बारे में ये बात करता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे that it should be done by a registered medical practitioner employed in a government हॉस्पिटल और बाय अ लोकल अथॉरिटी। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो एग्जामिन करेगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट हो या फिर लोकल अथॉरिटी में अपॉइंट हो। अगर वो एब्सेंट है तो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, अगर वो एब्सेंट है तो उसके बिहाफ पे क्या होगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में विद इन द फ्रॉम प्लेस जहां पे इंसिडेंस अकर हुआ है वो एग्जामिन कर सकता है अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ओके, जब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। Thirdly, examination to be conducted without delay, delay नहीं होना चाहिए। Report to be submitted to the IO after complete examination procedure, जैसे ही examination complete हो जाता है उसकी रिपोर्ट IO को सबमिट कर दी जाएगी और विदाउट डिले एग्जामिनेशन करना जरूरी है। पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे मेडिकल रिपोर्ट में, आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली चीज क्या होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड द पर्सन हु ब्रॉट इट। एक्यूज जो है उसका नाम और उसका पता उसमें होगा पर्टिकुलर्स में, और जो बंदा उसको लेके आया है, जो पर्सन उसको लेके आया है, उसकी डिटेलिंग वहां पे होगी। एज ऑफ द एक्यूज्ड, मार्क्स और इंजरी इफ एनी ऑन द बॉडी ऑफ द एक्यूज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, क्या क्या चीजें ली गई हैं। जैसे हम लोगों ने पहले सेक्शन 53 में पढ़ा था कि आपका क्या कहते हैं स्वैब टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, स्वेट टेस्ट होता है, आपके फिंगर नेल्स लिए जाते हैं, सब लिए जाते हैं। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीजें ली गई हैं और एनी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल। रिपोर्ट क्या क्या कंटेन करेगी, रिपोर्ट शैल स्टेट एट व्हाट कंक्लूजन इट हैज रीच्ड, कि क्या कंक्लूसिव उस पे पहुंची है वो रिपोर्ट। exact time of commencement and completion of examination should be entered, should be mentioned, and जो registered medical practitioner है submits report to the IO to be later forwarded to the magistrate under section 173 clause 5। जब हम पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगाते हैं तो उसके साथ हम लोग को उसको मर्ज करके लगाना होता है। तो ये सेक्शन 53 है आपका कहता है। पेज नंबर 12, we will now lay focus on section 54। सेक्शन 54 बेसिकली क्या बताता है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय अ मेडिकल ऑफिसर। इसमें आपको क्या देखना है कि अ पर्सन अरेस्टेड शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट और बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इन केस ऑफ अ फीमेल अरेस्टेड पर्सन, फीमेल एक्यूज, तो एग्जामिनेशन विल बी डन बाय अ फीमेल medical officer, registered female medical practitioner। record of medical examination to be prepared, कि क्या क्या उन्होंने उसमें पाया है। उसमें क्या होगा, मेंशनिंग मार्क्स और इंजरीज ऑफ वायलेंस अपॉन अरेस्टेड पर्सन। पुलिस कस्टडी में अगर अरेस्टेड पर्सन जो एक्यूज होते हैं उनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट होता है, कोई ब्रुटैलिटी होती है, तो उसके मार्क्स, उसके इंजरीज के मार्क्स उस पर मेंशन होने चाहिए। appropriate time where such marks and injuries have been inflicted, वो मार्क्स एंड इंजरीज कितने पुराने हैं, वो कब इन्फ्लिक्ट हुए, किस चीज से उनको वो मार्क्स आए, वो सब डिटेलिंग मेंशन होती है आपके मेडिकल रिपोर्ट में, जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। कॉपी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू बी फर्निश टू द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को भी फर्निश की जाएगी वो कॉपी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, और उनके काउंसिल को भी मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी फर्निश की जाएगी, सो एज टू टेक अप एज अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आइए बात करते हैं सेक्शन 57 के। सेक्शन 57 बेसिकली बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। मतलब कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है, पुलिस अरेस्ट करके ला रही है, तो वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास उसे प्रोड्यूस कराना होगा। 24 घंटे के बाद वो नहीं रख सकते उसको, 24 घंटे के ऊपर डिटेन नहीं कर सकते उसको, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। ओके, आफ्टर प्रोडक्शन इफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीम्स फिट ही मे ग्रांट फर्दर रिमांड
either police or judicial remand for investigation under section 150 under section 167 CRPC। मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि उसके सामने प्रोडक्शन के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या कुछ भी केस में प्रोसीड करने के लिए अगर फर्दर रिमांड की जरूरत है तो वो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड उनको उस अरेस्टेड पर्सन को ग्रांट कर सकता है। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि अभी फर्दर रिमांड की या फर्दर डिटेंशन की जरूरत नहीं है तो वो बेल भी दे सकता है अपॉन द रिक्वेस्ट either upon his own discretion or upon the request of the defense counsel। okay, now moving on to the next page। Page 13, coming on to page number 13, page number 13 talks about chapter 6 part A of CRPC, which talks about summons. Summons is defined under section 61 to 69. The provisions, detailed provisions are mentioned under section 61 to 69. Coming on to section 61, 61 talks about the form of summons. The form of summons. Summons shall be in writing in duplicate. It shall be in writing in duplicate, signed by the presiding officer of such court or any person authorized on his behalf. It shall bear the seal of the court। समन के अंदर ये चीजें मेंशन होगी कि it should be in writing in duplicate form में होगा। It should be signed by the presiding officer of such court or any person authorized on that behalf, and it should bear the seal of the court। Coming on to section number 62, summons how served, how the summon will be served. It should be served by a police officer or any officer of the court or any other public servant। Summon, if practicable, be served personally on the person by delivering him one of the duplicates directly। person को भी सर्व किया जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि समन सर पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कर सकता है और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट समन सर्व कर सकता है। समन अगर प्रैक्टिकेबल है, इफ पॉसिबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन by delivering him one of the duplicates। जिसको आप बुला रहे हो, जिसको आप समन कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको भी दे सकते हो if possible। every person if required by the serving officer should sign a receipt on back of the other duplicate that indicates its receiving। रिसीव करने के बाद आप जब समन रिसीव कर लोगे तो आप उसके डुप्लीकेट के बैक के पीछे आप अपने साइन बियर करोगे उस पर, ताकि इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपने रिसीव कर लिया है। Section 64, section 64 talks about service when person summoned cannot be found। अगर जिसको आपने समन किया है वो पर्सन अगर नहीं मिल रहा है तो वो सर्विस ऑफ समन कैसे किया जाएगा, तो उसमें हम लोग ये आगे पढ़ेंगे that when a person who has been summoned cannot be found, when a person who has been summoned cannot be found, then the serving officer should leave the duplicate with adult male member of the family, and if he wishes he can take this sign as receiving। मतलब अगर जिसके खिलाफ समन है, अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो आप कैसे समन को सर्व करोगे? वो ऐसे करोगे कि उसी के परिवार का कोई मेल मेंबर होगा, अडल्ट मेल मेंबर होगा, उसको आप वो रिसीव करवा दोगे और अगर जरूरत पड़ी तो आप उसके साइन भी डुप्लीकेट कॉपी पे ले लोगे, जिससे कि ये इंश्योर हो जाएगा कि हमने रिसीविंग इंश्योर कर ली है। Coming on to section 65 of part A, section 65 talks about the procedure when service cannot be effected। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले प्रोविजन में सेक्शन 62, 63 एंड 64 में कि समन क्या होता है और समन कैसे सर्व किया जाता है, और अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ समन है वो अगर प्रोड्यूस नहीं है कहीं पे या फिर वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके हम लोग सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन 65 में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या है व्हेन सर्विस ऑफ समन कैन नॉट बी इफेक्टेड। मतलब जब सेक्शन 62, 63 और 64 इफेक्ट नहीं हो पाए तब क्या इसका प्रोसीजर है। तब क्या होता है, देन द कोर्ट डायरेक्ट्स टू अफिक्स द डुप्लीकेट ऑफ द समन ऑन सम कॉस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। तब कोर्ट डायरेक्ट करता है कि उस समन का जो डुप्लीकेट है, जो प्रारूप है, उसको उस पर्सन के जिसके अगेंस्ट समन इशू किया गया उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट, हाउस के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे आप उसको अटैच करके आ जाइए। उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि या तो वो इस एक्ट को डिक्लेयर कर देता है कि डेट द समन हैज बीन सर्व्ड, और इट इशूज अ फ्रेश समन। ओके।
तो सेक्शन 65 हमारा ये कहता है। अब सेक्शन 66 की बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके, तो उनके ऊपर अगर समन सर्व होता है तो क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे वो चीज इंप्लीमेंट होगी। तो पहली चीज ये है कि कोर्ट सेंड्स द समन टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड इंश्योर सर्विस एज पर सेक्शन 62 ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट है वो समन को उस विभाग में भेजता है, एचओडी के पास, या फिर जो भी आपका वहाँ पे हेड होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसके पास भेजता है रिलेटिंग टू दैट एम्प्लॉय। और वो उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि आप इस समन को सर्व करिए और इंश्योर कराइए सर्विस ऑफ समन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कोर्ट। आफ्टर सर्विस ऑफ समन इट विल बी रिटर्न टू कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर। जैसे ही समन सर्व होगा तो वो चीज डुप्लीकेट जो है वो कोर्ट पे रिटर्न होगी सिग्नेचर के साथ रिसीविंग के तौर पे। वो इंश्योर किया जाएगा कि रिसीविंग हो गई है तो सिग्नेचर के तौर चला जाएगा। सिग्नेचर एक्ट्स एज एन एविडेंस एंड इंश्योर्ड सर्विस। जैसे मैंने आपको अभी पिछले उसमें बताया था कि जो सिग्नेचर जो करते हैं वो बेसिकली वो इंश्योर करते हैं कि हाँ इन्होंने पर्टिकुलर पर्सन ने समन रिसीव कर लिया है, समन सर्व हो चुका है, और वो एज एन एविडेंस भी काम करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सर्विस ऑफ समन को लेकर। ओके, जो कि आपको बहुत ही डिटेलिंग में आपको सेक्शन 61 टू 69 ऑफ सीआरपीसी में मिल जाएंगे, तो काइंडली आप उसको अधीर करिए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पेज नंबर 14, it, chapter 6 part B that talks about the warrant of arrest, that is under section 70 to 81. Talking about section 70, it talks about the form of warrant and duration. Where it can be seen the form of warrant and duration. Warrant shall be in writing, it should be in writing, signed by the presiding officer of the court and should bear the seal of the court. जो भी वारंट होगा, अरेस्ट वारंट इशू होगा, वो राइटिंग में होगा, वो साइन एंड सील बियर करेगा कोर्ट की एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिस्पेक्टिवली. It shall remain in force until it is cancelled by the court or when which issued it or until it has been executed. वो तब तक रिमेन इन फोर्स रहेगा जब तक या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या वो कोर्ट द्वारा कैंसिल ना कर दिया जाए जिस कोर्ट ने उसे इशू किया है. ओके, सेक्शन 70 हमारा ये कहता है. कमिंग ऑन टू सेक्शन 71. 71 बात करता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. इसका मतलब ये है एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट in his discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond, if such person executes a bond and submits sureties for his attendance before the court. इसका मतलब ये है, पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट जो कि वारंट जिसने इशू किया है किसी के भी अगेंस्ट, उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अगर जो बंदा जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए तैयार है, श्योरिटीज जमा करने के लिए तैयार है, तो वो अपने डिस्क्रिशन पे उसको बेल दे सकते हैं. ओके, ये पॉइंट 1 आपका कहता है. सेकंड पॉइंट कहता है द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी एंड रिलीज पर्सन फ्रॉम कस्टडी. मतलब जिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू करके आप इसको अरेस्ट करके उठा के लेके आइए, उसी पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप ही उस श्योरिटीज कलेक्ट करेंगे, बॉन्ड कलेक्ट करेंगे और रिलीज कर देंगे पर्सन को. ओके, इंडोर्समेंट इंक्लूड्स. इंडोर्समेंट में क्या आता है? इंडोर्समेंट में नंबर ऑफ श्योरिटीज आते हैं, अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड आता है एंड द टाइम टू अटेंड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ये आपके इंडोर्समेंट में आता है कि कितना श्योरिटी, कितने श्योरिटीज जमा हुई हैं, कितना वो बेल अमाउंट जमा हुआ है, बेल बॉन्ड अमाउंट जमा हुआ है एंड द टाइम टू अटेंड द कोर्ट प्रोसीडिंग, जब आपको आना होगा. ये एंडोर्समेंट में मेंशन होता है क्लियरली. आफ्टर सबमिशन ऑफ बॉन्ड एंड श्योरिटी द ऑफिसर टू होम वारंट डायरेक्टेड सबमिट्स इन कोर्ट. जैसे ही बेल बॉन्ड सबमिट हो जाता है, श्योरिटीज जमा हो जाती हैं, तो जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है जिसको डायरेक्ट किया गया था कि आप इनको अरेस्ट करके लाइए, जिसने बेल बॉन्ड और श्योरिटीज कलेक्ट की हैं, वो उसे जाके रिस्पेक्टिव कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर देते हैं जाके. ओके, तो ये हमारा सेक्शन 70 एंड 71 यहाँ पे कवर होता है. डिटेलिंग में पढ़ने के लिए आप अपना बेसिकली आप इसमें बेयर एक्ट्स अपना यूज करिएगा. टेक्स्ट बुक को मैं थोड़ा सा सेकेंडरी रखता हूँ बेयर एक्ट्स क्योंकि प्रिसाइज होती हैं. बेयर एक्ट्स से पढ़ने की आप लोग आदत डालिए. ओके, थैंक यू. Basically the warrants to whom directed means
जो वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, किसको डायरेक्ट किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वारंट ऑफ अरेस्ट ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट किया जा सकता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। इफ कोर्ट वांट्स एन इमीडिएट एग्जीक्यूशन of that particular warrant, immediate execution of that particular warrant, and no police officer is available, it may direct to any other person or persons to execute the same। अगर कोर्ट ये चाहती है कि वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए, इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया जाए, और अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, नो पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी भी पर्सन को या नंबर ऑफ पर्सन्स को डायरेक्ट कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स कि वो जाके उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करें। थर्डली, वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम। मींस पुलिस ऑफिशियल्स के अगर कंटेक्स्ट में बात करें या फिर एनी अदर पर्सन के कंटेक्स्ट में बात करें, इन एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, वारंट ऑफ अरेस्ट जो है या तो सभी के द्वारा या कि उनमें से किसी एक के भी द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन नंबर 74। सेक्शन 74 talks about warrant directed to police officer. It means a warrant directed to any police officer also be executed by another police officer whose name is endorsed on the warrant by the officer which was directed first। इसका मतलब यह है कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, जो एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है कोर्ट द्वारा कि आप इसको एग्जीक्यूट करवाइए, कोई और पुलिस ऑफिसर भी उसको एग्जीक्यूट करा सकता है इन टर्म्स की उस पर्टिकुलर वारंट पे फिर उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम भी इंडोर्स होना चाहिए बाय द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर जिसको इनिशियली डायरेक्ट किया गया था कि आप अरेस्ट करके लेके आएंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 75। Section 75 talks about notification of substance of warrant. It means police officer executing a warrant of arrest shall notify the substance of arrest to the person if required can show him the warrant। इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर जो है, जो कि वारंट एग्जीक्यूट करने गया है, उसे उस पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट किस रिगार्ड में है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, ये है जो सब्सटेंस है वो बताना पड़ेगा अक्यूज्ड को जिसको अरेस्ट करने जा रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट उसको दिखा भी सकता है कि ये देखिए ये आपके पास, ये आपके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट आया है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो सेक्शन 75 ये कहता है सब्सटेंस ऑफ वारंट एंड इफ रिक्वायर्ड ही कैन शो हिम द वारंट टू। Coming on to section 76। section 76 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था, सेक्शन 57 में पढ़ा था, उसमें यह था कि अरेस्ट होने के तुरंत ही बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसको प्रोड्यूस करना होता है। तो विदाउट, तो सेक्शन 76 भी उसी के कंटिन्यूएशन में है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट without delay, it should be produced within 24 hours as mentioned under section 57 of the code, excluding the time of the transit period and excluding the time from the place of incident to the magistrate court। Okay,